ओके, देखिए जो हम लोगों ने कल बात किया था कि जहां पे हम लोग सीएलआर की बात कर रहे थे खास करके, और रन टाइम की जहां पे हम लोग बात कर रहे थे, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारा मॉड्यूल पे खुला हुआ है, ये एक्चुअली में हम यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं क्योंकि वहीं से कनेक्टेड है। तो सीएलआर एजुकेशन यहाँ पे बोल रहा है कि सीएलआर इज एजुकेशन इंजन फॉर डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन। जो खास करके इन्होंने बताया कि जो सर्विसेज हमारी प्रोवाइड की जाती हैं वो खास करके क्या क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड एक्सेप्शन, कोड सेफ्टी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोड एग्जीक्यूशन एंड वेरिफिकेशन, डिबगिंग, लैंग्वेज इंटीग्रेशन एंड कंपाइलेशन, सिक्योरिटी। एक एक चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या करता है, वो भी रन टाइम पर ही अपना क्या कर लेता है कि वो मेमोरी को मैनेजमेंट भी करता है। थ्रेड एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे दो तीन चीजों से है, जैसे कि हम लोग थ्रेड एक्सेप्शन पे बात किए थे कि ट्राई, कैच एंड थ्रो की बात भी किए थे, और साथ में वहां पे हम लोग फाइनली की बात भी किए थे। कोड सेफ्टी का मतलब क्या होता है? कोड सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अन्य कोई क्लाइंट या अन्य कोई डेवलपर हमारे कोड को क्या कर सके, हमारे कोड को उसमें इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए डॉटनेट फ्रेमवर्क खुद ही अपने अंदर क्या करता है, खुद को एक एडिटर प्रोवाइड करता है, खुद ही कंपाइलेशन करता है, खुद ही उसको क्या करता है, रन टाइम पे हर चीजें चेंज होती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता चल गया। एंड वन थिंग इज कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोड एग्जीक्यूशन में क्या क्या है। एक चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये है कि जैसे हम लोग का जे शार्प के थ्रू हम लोगों ने पहले देखा था कि जे शार्प के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोड का क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उसको असेंबली में कर रहे हैं। असेंबली क्या करता है, डॉट डीएलएल तैयार करता है। डॉट डीएलएल जो तैयार करता है उसमें दो चीजें होती हैं, डॉट डीएलएल और डॉट ईएक्सी होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि इतनी कोड एजुकेशन में इतनी चीजें हो गई। अब आगे की जो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या चेक करता है कि देखो यार, वेब एप्लीकेशन जो होता है वो वेब एप्लीकेशन और तुमको पता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिफरेंट होते हैं। तो खास करके जो इनमें चेंज ये चेक किया जाता है कि आपका जो डेटा है वो वेब एप्लीकेशन, आपने कोड जो लिखा है वो वेब एप्लीकेशन का है या खास करके उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। तो ये चीज वेरिफिकेशन करता है कि ये है या नहीं। और साथ में वेरिफिकेशन वहां भी चेक किया जाता है, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस के की बात की जाए, डेटाबेस में भी आपका वो चीज चेक करता है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड जो डाल रहा है लोकल होस्ट के लिए वो राइट है या रॉन्ग है। डिबगिंग मतलब होता है जो हमारे एक डिबग करता है कोड, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको चीज को डिबग भी करता है। लैंग्वेज इंटीग्रेशन की मैंने बात की थी, तो वहां डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे वहां पे वीसी, सी प्लस प्लस, जावा, आप सी शार्प, जे शार्प डिफरेंट होती है। कंपाइलेशन, कंपाइल की बात मैंने पहले भी कर ली है कि क्या करता है वो, हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल भी करते हैं। सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी क्या है कि कोई अन्य हमारे कोड पर क्या हो इफेक्ट ना पहुंचे, इसलिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और खास करके ये आपको जीआईटी की बात कर रहा है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है वो आपको यहाँ पे काम करता है। आगे चलते हैं, इस चीज को हम लोग पहले देख चुके हैं। हम लोग इसको बहुत ही फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बार बार उस मॉड्यूल पर हमें ना आना पड़े, इसलिए हम लोग बैकएंड पे हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। बाद में हम लोग एक रिकॉर्डिंग को मुश्किल से 5 मिनट देख लेंगे तो हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। बार बार रिकॉर्डिंग, हम लोग इसको बार बार रिवीजन हो, इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सीटीएस की बात करते हैं, एक एक टॉपिक को लेते हैं और तुरंत भागते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो एक कोड यहाँ पे अनमैनेज कोड की बात किया जाए तो आप इसको ध्यान सकते हैं कि 6th स्लाइड में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मैनेज कोड इज ए कोड दैट इज एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द सीएलआर। एंड ठीक है, जो सीएलआर के थ्रू हमारा क्या होता है, मैनेज एग्जीक्यूट किया जाता है डायरेक्टली, उसको हम लोग मैनेज कोड कह रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज है कि सिलेक्टिंग ए लैंग्वेज कंपाइलर, ये कंपाइलिंग कोड, उसके बाद ये कंपाइलिंग आईएल टू नेटिव कोड, ठीक है, एग्जीक्यूशन दिस कोड। इसमें मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं कि मैनेज कोड वही कोड होता है जो सीएलआर के थ्रू क्या होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। एंड लास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है सबसे अनमैनेज कोड। अनमैनेज कोड कंपेयर यहाँ पे कह रहा है कि अनमैनेज कोड डायरेक्टली कंपाइल टू द मशीन कोड। तो मशीन कोड में इसको किया जाता है, लेकिन इसको रन ऑन द मशीन वेयर इट इज हैज बीन कंपाइल्ड। इसको मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ये किसी भी मशीन पर क्या कर रहा है, कंपाइल किया जा रहा है। तो इट इज डज नॉट हैव सर्विस, ये सीएलआर का सर्विस हो ही नहीं सकता। पहली चीज साफ साफ कह रहा है। और मेमोरी मैनेजमेंट, जहां पे मेमोरी का मैनेजमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता है, व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द बाय रन टाइम। लेकिन जो इसको रन टाइम प्रोवाइड किया जाता है, इफ योर कोड इज, दिस लास्ट लाइन आप देखिए अगर यहाँ पे, तो इफ योर कोड इज नॉट सिक्योरिटी प्रॉन इट कैन बी डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय एनी यूजर। आप कोई भी इसको क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सीटीएस है, आप देखिए ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने एक बात की थी 2 लाइन में, अगर इसको मैं खत्म करूं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये है कि जैसे सी में हम लोग क्या करते थे, मेमोरी को एलोकेट करते थे, उसको डिलीट करते थे। यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी ये चीजें
यहाँ पे वो चीजें बन जाती हैं, वो तैयार हो जाती हैं, वो बनाता खुद है और .NET फ्रेमवर्क उसको मिटाता भी है। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए। सीटीएस क्या होता है, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन रूप में आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलें कि प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा है, तो नॉन प्रिमिटिव यहाँ पे नहीं होता है, इसको हम लोग यहाँ पे दो तरह से डिफाइन कर पाते हैं, जिसको हम लोग ध्यान देखिए तो वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। का मतलब होता है कि भैया बाइट है, बुलियन है, वो रियल है, कैसे फॉर्मेट में है, ये वैल्यू टाइप में आते हैं, जहां पे वैल्यू आते हैं। और रेफरेंस टाइप है, ये किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं, जैसे क्लास में किससे आते हैं, रेफरेंस में बात करूं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आते हैं। एरे क्या रहे, एरे में डेटा है तो नंबर ऑफ डेटा वहां पे है, लेकिन ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 एक ही वेरिएबल में डिफरेंट टाइप के वैल्यू आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसको रेफरेंस टाइप वेरिएबल बोलते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम आपको सीटीएस में बताना चाहते हैं। सीटीएस में ये कहता है कि इनेबल क्रॉस लैंग्वेज, यहां पर बोला सीटीएस डिफाइन द रूल ऑफ द डिक्लेयरिंग यूजिंग मैनेजिंग रन टाइम। सीटीएस क्या करता है, ये एक्चुअली पार्ट किसका है, ये सीएलआर का ही पार्ट है, और आप समझिए कि ये इंटीग्रल पार्ट है रन टाइम का। रन टाइम का जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, ये कह रहा है कि डिक्लेयरिंग, ये रूल को डिक्लेयर करता है, मैनेजिंग टाइप ऑफ रन टाइम, और उसको मैनेज भी करता है। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रन टाइम, ये एक इंटीग्रल पार्ट है रन टाइम का। और खास करके क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होती है, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज जो कम्युनिकेट करती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीटीएस का महत्व होता है। द कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉलोइंग फंक्शन अगर हम बात किए तो इसमें आपको देख लीजिए, इनेबल क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्रॉस लैंग्वेज हो रहा है। लैंग्वेज क्रॉस लैंग्वेज का मतलब हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, सेफ्टी टाइप्स एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कोड भी एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दो चीज बात करूं कि देखो, डिफाइन रूल्स दैट एवरी लैंग्वेज मस्ट बी फॉलो एट रन अंडर, अगर इसके अंदर आपको काम करना है तो इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कुछ लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं, जैसे सीसा, बी .NET, एब्सॉर्ब कैन इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, मैंने इसको पहले भी डिफाइन कर दिया, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। जैसे वहां पे हम लोग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ है वैल्यू टाइप से, और नॉन प्रिमिटिव जो था वहां पे ये रेफरेंस यहाँ पे ले लिया, नाम चेंज हो गया। और रेफरेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनता है तो किसी न किसी के रेफरेंस के थ्रू होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं देखूं कि तो इसकी थोड़ा डिफरेंस अगर देख लिया जाए वैल्यू और रेफरेंस के बीच में, तो एलोकेटेड ऑन स्टैक, स्टैक का मतलब होता है 1 by 1, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सिंपल भाषा में समझिए, एलोकेटेड ऑन हीप, हीप का मतलब सामान कहीं और रखा है लेकिन उसके एड्रेस को हमें पता है, सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए। वेरिएबल कंटेन डेटा, डेटा इटसेल्फ, ये क्या करता है, वेरिएबल कंटेन डेटा, ये अपना खुद का डेटा रखता है। फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल तो डेटा खुद का रखेगा, लेकिन इसमें दूसरे में अगर आप देखिए यहाँ पे, तो वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी, वो डेटा का जो है डेटा का एड्रेस रखता है, ना कि डेटा रखता है, ये बात को हमेशा याद रखना। बी कॉपी ऑफ द वेरिएबल ऑफ अनदर वन, अगर हम देखेंगे कि वी हैव टू कॉपी अ वेरिएबल वन एंड द एक्चुअल डेटा इज कॉपीड एंड ईच वेरिएबल, जो यहाँ बोल रहा है, मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है, जो भी वेरिएबल उसकी कॉपी रखता है, लेकिन वैल्यू रखता है, ना कि वो एक दूसरे का मतलब एक एड्रेस नहीं रखता है, यहाँ कॉपी रखता है। यहाँ पे when copy reference type of variable is another variable, only the memory address is copied, only the, यहाँ सब लाइन, only the memory address copied, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, दो लाइन में समझ लीजिए, काम खत्म। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन मैंने आपको बताया, that are the value type, that are the value type, string and object are refer type, आप यहाँ पे string दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जब आप एक स्ट्रिंग होती है तो उसमें नंबर ऑफ एरेज होते हैं, नंबर ऑफ एरेज एलिमेंट होते हैं, दैट इज द स्ट्रिंग उसको बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दैट इज द रेफरेंस टाइप। एंड डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम डॉट वैल्यू डॉट टाइप, ये क्या होता है, कहां से डिराइव किया जाता है, सिस्टम डॉट वैल्यू डॉट टाइप से, ठीक है। और ये कहां से होता है, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से होता है। तो ये चीजें, ये वाला पेज आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगले चलते हैं, इसको थोड़ा सा लोड हो रहा है। देखिए मेटा डेटा जो होता है, मेटा डेटा की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा, एक सेकंड, मेटा डेटा और असेंबलीज की बात की जाए तो मेटा डेटा मैंने आपको कल भी बताया था, मेटा डेटा क्या होते हैं। मेटा डेटा एक बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है जो एक किसी भी प्रोग्राम की लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, द मेटा डेटा इज ए बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब योर प्रोग्राम स्टोर इन ए CLR पोर्टल एग्जीक्यूटेबल PE फाइल और मेमोरी, ठीक है। सिंपल सी बात बोले तो मेटा डेटा क्या होता है, एक बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है। आप बोल सकते हो कि भैया बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है किसी के हर्ट होता है, एक प्रोग्राम का जो हर्ट होता है, हर्ट क्या होता है कि उसका
जो एक डिस्क्राइब प्रोग्राम है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन, और कहां पे एग्जीक्यूट होता है, इन द CLR पोर्टल, ठीक है, CLR पोर्टल एग्जीक्यूटेबल PE फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। द मेटा डेटा कंटेन द फॉलोइंग, थोड़ा सा कुछ क्या होता है, मेटा डेटा जो होता है वो अपने अंदर प्रॉपर्टी रखता है, असेंबली इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स एंड एट्रीब्यूट। समझिए असेंबली इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, यहाँ पे 2-3 चीज पढ़िए, उसका नाम, उसका वर्जन, उसका कल्चर, उसकी पब्लिक की, उसकी टाइप ऑफ असेंबली, राइट। इंफॉर्मेशन टाइप में क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन टाइप में जो उसका इंफॉर्मेशन उसका वेब टाइप देखिए, पहले असेंबली का देखिए, जो असेंबली जिस नाम से है, किस नाम की असेंबली है, तो वो चीज रख रहा है। अब असेंबली किस तरह की इंफॉर्मेशन रखती है उसको यहाँ डेटा रख रहा है। अब ध्यान से रखिए दोनों में डिफरेंस है, तो इसके टाइप्स को रख रहा है, क्लास इंटरफेस को रख रहा है, साथ में अगर आप देखिए तो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन भी रख रहा है। तो एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है किसी भी इंफॉर्मेशन का भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो दैट मॉडिफाइड टाइप्स ऑफ मेंबर ऑफ क्लास, किस क्लास से। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने आपको पहले देखा था कि दो तरह की जो हमारी एक फाइल बनती है, जब हम आप सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसमें दो तरह की फाइल जो बनती है, उसमें डायनेमिक यानी डीएलएल बनती है और एक्सटी बनती है। तो ये चीज समझ के रखना कि पहले भी चीज की असेंबली कंटेंट इज सेल्फ ट्रस्ट टाइम बाइनरी फाइल, इट कैन आइदर डायनेमिक और एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो डायनेमिक लिंक में फॉर्मेट में हो सकती है और साथ में EXE फॉर्मेट में हो सकती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ असेंबली। यहाँ पे दो तरह की असेंबली की बात की जा रही है, सिंगल फाइल और मल्टी फाइल। कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, बस एक ऊपर से देख लेते हैं कि भैया सिंगल फाइल क्या होती है। सिंगल फाइल असेंबली कैन कंटेन मल्टीपल कोड फाइल ऑफ ए सिंगल कोड फाइल। मल्टीपल कोड मतलब बहुत सारे कोड को एक ही फाइल के अंदर रखा जाता है। सिंगल फाइल का मतलब है एक ही फाइल जिसमें मल्टीपल कोड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन टाइप इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी असेंबली होगी उसके तीन इंफॉर्मेशन होगी, एक असेंबली इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन टाइप्स, और खास करके क्या होता है एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। दूसरी होती है मल्टी असेंबली की बात किया जाए तो मल्टी लेवल जो असेंबली होती है उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स रखी जा सकती हैं। वन आर मोर दीज मॉड्यूल्स कैन कंटेन द असेंबली मैनिफेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां से क्लियर कर लीजिए। असेंबली कैन स्टोर टू टाइप्स ऑफ, असेंबलीज कैन स्टोर टू टाइप्स ऑफ। जो असेंबली होती है वो दो तरह की इंफॉर्मेशन को कहती है। कैसे असेंबली रखती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। हमेशा समझ लेना कि जब स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आएगा तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये फाइल से है या डेटाबेस से ले रहा है, खत्म। स्टैटिक असेंबली जो होती है वो हमेशा फाइल से या डेटा ले रही है या तो डिस्क से ले रही है, खत्म। स्टैटिक जो होती है वो रन टाइम कहां से लेती है, या तो सर्वर से लेती है, या तो सर्वर से लेती है, या तो क्या होता है विदाउट सेव किया हुआ डेटा, यानी जो होता है यहाँ पे लिखा है डायनेमिक असेंबली रन डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी, समझो रैम, विदाउट बीइंग सेव ऑन डिस्क, विदाउट सेव किए हुए अगर यूज कर रहा है बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन यू कैन सेव द डायनेमिक असेंबली ऑन द डिस्क। आप उस डायनेमिक असेंबली को भी एग्जीक्यूशन के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है कि डायनेमिक असेंबली रन डायरेक्टली ऑन द मेमोरी विदाउट बीइंग सेव, ठीक है, बिना सेव किए आप उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो डेटा है देखिए ओपन हो रहा है, देखिए असेंबली कंटेंट क्या होता है। अब अभी बार बार वहां पे मैनिफेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहा था। मैनिफेस्ट क्या होता है, असेंबली इज ए लॉजिकल यूनिक कंटेंट फॉर एलिमेंट। पहली चीज समझ लीजिए, मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट इज आल्सो नेम असेंबली मैनिफेस्ट, ठीक है। उसका मैनिफेस्ट होता है कंटेन द असेंबली मेटा डेटा नीडेड फॉर द प्रोवाइडिंग असेंबली वर्जन रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड मेटा, ठीक है। बात को समझो कि ये भी मैनिफेस्ट भी क्या होता है, असेंबली मैनिफेस्ट कंटेन द असेंबली मेटा डेटा, जो असेंबली है उसका मेटा डेटा। मेटा डेटा मैंने आपसे कहा, क्या कहा, मेटा डेटा क्या होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है नीडेड टू प्रोवाइडिंग द असेंबली वर्जन रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो मैनिफेस्ट होता है इतनी इंफॉर्मेशन रखता है कि भैया ये किस मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा उसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, ये बात को याद रखना। आईएल कोड आपको पता है, आईएल कोड दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि आपको पता है जो हमारी असेंबली की जो हमारी पास इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक होता है। सेट ऑफ रिसोर्स कहां से लिया जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, बिटमैप या जेपीजी, ठीक है। तो जो रिसोर्स हमारा आ रहा है वो कहां से आता है, दो ही फॉर्मेट से आता है, एक बिटमैप या तो जेपीजी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ आपको टेबल इंफॉर्मेशन दिया है असेंबली मैनिफेस्ट के बारे में कि भैया असेंबली नेम क्या है, स्पेसिफिक नेम ऑफ द असेंबली, वर्जन क्या है, तो आप उसको जैसे वहां पे आपने लिखा है कि स्पेसिफिक नेम ऑफ द असेंबली, वैसे आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि वो किस वर्जन का है, कैसे है, कहां से है, मेजर वर्जन और उसके माइनर वर्जन, ये आपको वहां पे होला। कल्चर क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर लैंग्वेज असेंबली सपोर्ट, कौन सी असेंबलीज को सपोर्ट कर रही है किसी भी चीज को। फॉर एग्जांपल हम लोग हैज इंक्लूड वहां पे stdi.h यूज करते हैं, तो हमें पता है कि ये कौन से कहां से कल्चर से आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नेम इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता है पब्लिक की एंड पब्लिशर कहां से कंटेंट स्ट्रॉन्ग नेम दे रहा है।
टाइप रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड मैप टाइप, ये कौन सा होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट असेंबली कंटेंट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो जैसे ग्लोबल असेंबली कैच की बात करें, ग्लोबल असेंबली कैच क्या होता है, ये लाइन आप तो थोड़ा सा देखिए जहां हमारा कर्सर है कि भैया द ग्लोबल असेंबली कैच जीएसी इज अ फोल्डर ऑफ विंडोज डायरेक्टरी। मतलब इतना बात समझिए कि डॉटनेट में जो फोल्डर होता है, डॉटनेट में जो फोल्डर होता है और क्या करता है, स्टोर द डॉटनेट असेंबली दैट आर स्पेसिफिक डिजाइन टू द शेयर, जो स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है, दैट इज द जीएससी। जीएससी मतलब ग्लोबल असेंबली कैच। कैच क्या होता है, एक फोल्डर होता है विंडोज डायरेक्टरी, वो भी कहां पे, डॉटनेट में। तो जो हमारा कैच डेटा होता है वो एक फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है, जिसको हम डॉटनेट के उस फोल्डर में, तो उसको हम लोग जीएससी बोलते हैं। और खास करके यहाँ पे 2-3 लाइन दिया गया है, असेंबली मस्ट बी शेयर बाय रजिस्टर्ड देन जीएससी, ओके। और each assembly is accessed global without any conflict by identity its name, ठीक है। यहाँ पे आपको विदाउट कॉन्फ्लिक्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड you can deploy assembly in GSC by using one of the following, ठीक है। अगर आप डिप्लॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझिए बात को, जो जीएससी फोल्डर बन गया उसको अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो एन इंस्टॉलर दैट डिजाइन यू वर्क विद जीएससी, जीएससी टूल नोन एज द इज gakutil.exe, उसको हम जीएससी जो टूल होता है उसको हम gakutil.exe कहते हैं। और दैट विंडोज एक्सप्लोरर टू ड्रा असेंबली इनटू द कैचे, जो हमारा होता है विंडोज एक्सप्लोरर होता है, उसको असेंबल करने के एक कैचे और कैचे डेटा को जरूरत पड़ती है, वहां ट्रैक किया जाता है। तो आप समझिए स्ट्रॉन्ग नाम, यहाँ पे ग्लोबल असेंबली फिर स्ट्रॉन्ग नेम असेंबली, दो चीजें हैं, आप समझिए। क्योंकि अब देखिए स्ट्रॉन्ग नेम कंटेन द असेंबली आइडेंटिफाई, वही चीज मैं बोला, यहां भी वही चीज बोल रहा है, यहां भी वही चीज बोल रहा है कि भैया किसी भी असेंबली को पहचानने के लिए तो आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग नेम कंटेन असेंबली आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट द असेंबली, वर्जन, नंबर, आर्किटेक्चर, ये आपको पता है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET अदर टूल्स यू कैन प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग नेम टू एन असेंबली। हर असेंबली के अंदर एक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग नेम देता है। बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग नेम टू बी असेंबली यू कैन इंश्योर दैट असेंबली इज ए ग्लोबल यूनिक, ठीक है। उसको पहचानने में बहुत मदद करता है स्ट्रॉन्ग नेम। अगला देखिए इसको, प्रोवाइड यूनिकनेस टू द नेम बाय जनरेटिंग ए प्राइवेट की। अगर कोई चीज जब यूनिक होगा तभी उसकी प्राइवेट की होगी, जब आप किसी भी चीज को एक्सेस करने जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करते समय आपके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए। प्राइवेट की वो जनरेट करके देता है कि फॉर एग्जांपल अगली बार आप जब इसको कहीं पे रन टाइम या कहीं भी इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपसे एक की पूछता है। फॉर एग्जांपल आप खुद ही विंडोज में देखे होंगे कि आप कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो एक की पूछता है आपसे इंस्टॉल टाइम पे, तो दैट इज द प्राइवेट की, दैट इज द प्राइवेट की। वो की क्या होती है, बाद में हम लोग वहां पे डाल करके, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे भी आपको जो प्राइवेट की लगती है, वो प्राइवेट की क्या होती है, आप अगर डालते हैं तभी आपका एग्जीक्यूट होता है। दैट इज आप समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी इंटीग्रेट चेक द इंश्योर दैट द कंटेंट असेंबली डू नॉट चेंज सिंस लास्ट बिल्ड। ये क्या होता है, ये चेक करता है, इंटीग्रिटी चेक करता है कि इंश्योर करता है कंटेंट असेंबली, और वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं क्या बोलूं कि आपने जब बिल्ड किया तो एक जो जनरेट कर दिया की, जब जनरेट कर दिया उसके बाद आपको जो की देता है, आप देखिए कहीं भी जाइए सिस्टम पे तो आप उस की को चेंज नहीं कर सकते, आप जो की है उसकी वही की रहेगी बार बार, क्योंकि या तो आप उसको रीबिल्ड करिए, सिंस लास्ट बिल्ड की बात कर रहा है। प्राइवेट एंड शेयर्ड असेंबली, आप समझिए प्राइवेट एंड शेयर्ड असेंबली। आप प्राइवेट का मतलब सिंपल सी बात है कि वो इंडिविजुअल सिंगल एप्लीकेशन का असेंबली इन देन इज कॉल्ड प्राइवेट। मतलब आप खुद आप सिंगल एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो, उसको कहीं भी आप शेयरेबल नहीं बना रहे हो, तो दैट इज द सिंगल, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और एन असेंबली इज नोन एज साइड बाय साइड। सपोर्ट फॉर साइड बाय साइड स्टोर एग्जीक्यूशन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम असेंबली इन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैचिंग स्ट्रॉन्ग नेम असेंबली। यहाँ सिंपल सा साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन असेंबली का मतलब क्या है कि एक ही साथ हम लोग कभी कई जो सब डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं वर्जन्स को हम लोग यूज करते हैं अपने सिस्टम पे। तो उसको जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो समझिए बात को। जैसे हम लोग विंडोज का .NET यूज करते हैं तो हमारे सिस्टम पे 2012 भी चलता है, 2015 भी चलता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो हम सिस्टम ये हम जो यूज कर रहे हैं ये 12 है और 15 है। आप दोनों चला के देखिए तो आपके सिस्टम पे दोनों चीजें चलती हैं, आपके सिस्टम पे दोनों चीजें चलती हैं। तो इस बात का ये है कि आप साइड बाय साइड उसको भी चला सकते हैं। फिर रह जा
डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की बात किया जाए तो डॉटनेट फ्रेमवर्क जो हेल्प करता है, यहाँ पे बात को समझिए। डॉटनेट फ्रेमवर्क हेल्प टू स्पीड अप ऑन द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ द सिस्टम। सिंपल सी बात है, क्लास लाइब्रेरी क्या करती है, स्पीड को बढ़ाती है। कैसे, समझिए बात। इसलिए बढ़ाती है क्योंकि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मतलब बहुत सारे फंक्शन यूज किए गए हैं, और क्लास लाइब्रेरी का मतलब ही होता है उसके नंबर डिफरेंट ऑफ मेथड्स होते हैं। तो अगर आप मेथड पहले से लिखे हुए हैं और उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने और कोड खुद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे उस लाइब्रेरी के अंदर जाती है और वहां पे उस कोड को सर्च करती है, और सर्च करने के बाद अपना काम कर देती है। तो ये चीज हो गया, उसके स्पीड अप कर देती है, उसके एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट जो प्रोसेस होता है उसको क्या करती है, एक्सेस करने में बहुत सारा मदद करती है। जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बता रहा है। रिप्रेजेंट बेस्ड डेटा टाइप, ठीक है, एक्सेस इंफॉर्मेशन लोडेड टाइप, उसके बाद इनकैप्सुलेट डेटा स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग डेटा एक्सेस एंड रिच क्लाइंट यूआई, परफॉर्मेंस आईओ इनपुट सर्वर, बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसको इफेक्ट करती हैं कि भैया कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। एक्सेस इंफॉर्मेशन लोड टाइप को भी यूज करता है। साथ में इनकैप्सुलेट डेटा सिस्टम, मतलब कैप्सुलेट कर लेना, बहुत फैला हुआ है, आप उसको समझिए कि डिफरेंट फॉर्मेट में आप उसको यूज कर करते हैं। प्रोवाइडेड डेटा एक्सेस रिच क्लाइंट यूआई एंड सर्वर कंट्रोल क्लाइंट, ये तो है, ये डेटाबेस की बात कर रहा है। जो डेटा एक्सेस हम लोग कर रहे हैं वो चीजें भी वहां पे ध्यान में रखना होता है। साथ में जो होता है एक, ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम एफसीएल बोलते हैं। एफसीएल में फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ नेम स्पेस क्लासेस इंटरफेस एंड डेटा टाइप इनसाइड द डॉट नेट फ्रेमवर्क। जो ये सीएफएल होता है ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो होती है, एक्चुअली में ये कंटेन करता है नेम स्पेस, क्लासेस, इंटरफेस एंड डेटा टाइप, ठीक है। द लाइब्रेरी organized into namespace that contain functionality related the group of classes। तो इसमें जो है ये तीन लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, यही मेन है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, नेम स्पेस, क्लासेस, इंटरफेस और डेटा टाइप, बस इतनी चीजें हैं। और यही नीचे इसमें डिफाइन किया गया है कि भैया क्या क्या जरूरत होता है एचसीएल को। तो पहली चीज इंटरफेस स्ट्रक्चर, उसको देखा जाता है। डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क अरेंज जो किया गया है उसको देखे जाते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए, और इट मस्ट बी क्लासेस एग्जीक्यूशन रूल इज मस्ट सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट टाइप, ये समझ लीजिए ये हमारे रेफरेंस टाइप से लिया जा रहा है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मेन होता है एग्जांपल में सिस्टम डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म रिस्पेक्टिवली। तो ये सब चीजें जो होती हैं क्लास लाइब्रेरी होती हैं। क्लास लाइब्रेरी में आप इतना ध्यान रखिए कि उसमें नेम स्पेस, क्लासेज, इंटरफेस और डेटा टाइप को यूज किया जाता है। इतनी चीजें ध्यान रखिए। फिर आप उसके बाद जब जाते हैं तो इसमें नया आता है जो टॉपिक आता है हमारे में, विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म क्या होता है, विंडोज फॉर्म क्या होता है दोस्त की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोग एक फॉर्म को यूज करते हैं, एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं कि हम विंडोज फॉर्म एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी विंडोज डिस्प्ले का एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन पे अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना है तो जो आप फॉर्म यूज करते हो वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है, दैट इज द विंडो फॉर्म। It is include a part of Microsoft.NET framework, creating application window form in CLR supported language, used to either accept into the display information, आपको पता है कि यूजर के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। और साथ में एक चीज और है कि इसमें जो इवेंट्स होते हैं, माउस क्लिक होती है, हैंडल बाय द इवेंट हैंडलर, ये सारी चीजें कंट्रोल क्या होता है, फॉर्म के थ्रू होता है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ASP.NET ASP.NET AJAX क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं खास करके। तो ASP.NET AJAX क्या है, ASP.NEट इज ए वेब एप्लीकेशन मोड, राइट। ASP.NET is a web development mode which is used to deliver integrated and data driven web application over the internet। ये ASP.NET क्या होता है कि एक प्रोवाइडेड करता है, यूज किया जाता है एक वेब एप्लीकेशन को भी इंटरनेट पर। और it is also the consist of large number of controls such as text box, buttons, labels, assembly, configuration, manipulations, code to create a hypertext markup language। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस दैट कि HTML के थ्रू हम लोग उसको और विभिन्न कंट्रोल का यूज करके हम ASP.NET कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ASP.NEट की बात किया जाए तो बेटर परफॉर्मेंस, समझिए बात को, बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज स्पेसिफिक देन यू रिक्वेस्ट वेब पेज फॉर द फर्स्ट टाइम, देन कंपाइलर the compile ASP.NET code, the CLR compile, CL means control compile language runtime, compile code and store the cache copy to the of the result. Now when you have the subsequent call to the same page, the cache copy of the result retrieve instead of going back to the server। मतलब समझना कि अगर एक बार तुमने कॉल कर लिया, वो कैश में डेटा चला गया, नेक्स्ट टाइम आप कॉल करते हो तो उसको वहां पे फिर से नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ता, कैश के डेटा को उठा करके रख लेता है। यही बेटर परफॉर्मेंस है, यही कारण है ASP.NEट सबसे परफेक्ट और उसको फास्ट माना जाता है।
बार बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सभी लैंग्वेज को अगर रिलेट करके मैं बताऊं तो आप समझिए कि जब हमारे पास पीएचपी होता है तो पीएचपी जितनी बार आप कॉल करते हैं उसको डेटा में जाना पड़ता है, उसको फाइल लेकर के आना पड़ता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कैश में डेटा स्टोर कर लिया जाता है और जब आप कॉल करते हैं तो वो वहीं से ला के दे देता है। समझिए। इंप्रूव सिक्योरिटी, आप समझिए रिफर डिफरेंट मेथड, यहाँ पे ऑथेंटिकेट इंक्लूड किया गया है, जैसे फॉर्म है। फॉर्म में आप ओन लॉजिक यूज कर सकते हैं। विंडोज में आइडेंटिफाई यूजर नेक्स्ट यूजर अकाउंट स्टोर द वेब सर्वर ऑन द सर्वर अकाउंट दे हैव द ऑथेंटिकेट। तो आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं और इंप्रूव सिक्योरिटी कर सकते हैं। एंड ग्रेटर स्केलेबिलिटी, स्पेसिफाई द सेशन स्टेट, समझिए बात को। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? मेंटेन द सेपरेट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेंटेन मशीन और डेटाबेस, द इनेबल क्रॉस सर्वर सेशन और अकर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बैक फ्रॉम व्हेन यूर सर्वर नीड टू द एडेड एंड ट्रैफिक ग्रो। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना है कि आप जब कोई प्रोसेस करते हैं अपनी मशीन पे या डिफरेंट मशीन पर, तो इनेबल क्रॉस सर्वर सेशन इज अकर, सेशन टू अकर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बैक फ्रॉम। डिफरेंट टाइप के सेशंस होते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन सेशन होता है, आपका फॉर्म का सेशन है। फॉर्म का मतलब क्या है? आप कोई डेटा फिलअप कर रहे हैं फॉर्म पे, कुछ टाइम बाद आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सारी चीज को मेंटेन करता है। कुकी लेस सेशन मतलब होता है कि ASP.NET सेशन स्टोर द सेशन when you cookies web browser are disabled. In such case, the session ID is passed as a part of the uniform resource locator URL, right? तो वो क्या करता है? कुकी लेस सेशन भी है इसका। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जब कोई आप समझिए बात को, स्पेसिफिक स्टोर द सेशन इवन व्हेन यू कुकी, ये क्या करता है? स्पेसिफिक वो भी प्रोवाइड करता है। अगर आपका कुकी लेस सेशन है तो वो भी चीज प्रोवाइड करता है। एजाक्स क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए, क्योंकि ये चीज आने वाला है। एजाक्स क्या होता है? एजाक्स इज आल्सो नोन एज